You on New Nursing Classes 2.0. Today we have the topic carbon and its compounds. ये चैप्टर फोर्थ है 10th क्लास का. So and today we have the whiteboard. Obviously we do not have digital board, but we will make it behave like digital board. I will not waste your time watching me writing all this stuff here. I would simply pause the video, then write and come back, and then I would explain it. So it would save your time and my time would be same. So कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. 9th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है. मेटल और नॉन मेटल में भी हमने हल्का फुल्का इसके बारे में पढ़ा है. तो कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन एक नॉन मेटल है. क्या है? एक नॉन मेटल है. मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर, कि अगर कनेक्टिविटी है, लस्टर है, वो सारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में. यानी कि जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो ये शो नहीं करता. ठीक है. वैलेंसी कितनी है इसकी? वैलेंसी है इसकी 4. वैलेंसी 4 है, इसलिए हम इसको कहेंगे टेट्रावेलेंट. अगर किसी की वैलेंसी 3 है तो उसको हम कहेंगे ट्राईवेलेंट. अब अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि इसमें कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल सेल में इसके पास 4 हैं, और जो लास्ट सेल है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल. यानी कि वैलेंस सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है. ठीक है. अब देखिए, अगर अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज, इसके कंटेंट की बात करें, तो अर्थ की क्रस्ट में ये है मिनरल की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? मिनरल फॉर्म में. ये है 0.02%. और एटमॉस्फेयर में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन का उसमें रोल है. तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में, ये कहां पर है? एटमॉस्फेयर में. तो ये प्रेजेंट है 0.03%. अब देखिए, ये हमें बेसिक है, इसके बारे में हमें पढ़ रखा है. तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कार्बन क्या है. क्वेश्चन ये है कि हमें पता है, देखो, लाइफ के लिए जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की है. अब अगर ऑक्सीजन कुछ मिनट तक हम अंदर नहीं ले पाए तो हमारी बॉडी को बहुत सारी क्या होंगी? प्रॉब्लम, अल्टीमेटली विच विल लीड टू डेथ. हम सबको ये पता है. उसके बावजूद भी ऑक्सीजन को स्पेशल चैप्टर नहीं मिला, लेकिन किसको मिला है? कार्बन को मिला है. तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल चैप्टर इसको मिल रहा है? तो हम वो बात करेंगे इसमें स्पेशल क्या है. और ये क्वेश्चन चैप्टर के नाम को पढ़ते ही आपके मन में उठना चाहिए था. दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट शुड बी इन योर माइंड एज वेल. सो अब देखिए, बात करते हैं कि इसकी क्या क्या उसकी खास बात है जो इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाती हैं. अगर मान लो, भगवान ना करे ऐसा हो, आपका वेट है 100 किलोग्राम. कितना किलोग्राम? 100 किलोग्राम्स. तो उसमें से 18 किलोग्राम्स कार्बन है. आपके शरीर में, आपकी बॉडी में अगर वेट 100 है तो उसका 18% कार्बन है. ये एनिमल की बात है. यानी कि जितने भी एनिमल हैं, आप कहोगे सर बट हम तो एनिमल नहीं है. वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर एनिमल लवर्स. तो एनिमल ही हैं, तो वो एक जो मतलब हैशटैग एनिमल लवर, ठीक है. अब देखिए, तो ये एनिमल में है 18%, और प्लांट्स में तो ये और ज़्यादा है. प्लांट्स में तो कितना है? 50%. यानी कि प्लांट्स में जितने भी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं. 50% क्या है उसमें? कार्बन है. एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि कार्बन, यानी कि कार्बन एक लाइफ को सपोर्ट करता है. लाइफ के लिए, लाइफ को फ्लरिश करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कार्बन प्रोवाइड करता है. ऑक्सीजन की जरूरत है उस लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म, ये जो सारा गेम है लाइफ का, वो किस पर हो रहा है? कार्बन पर. अब देखिए, ये पहली बात थी. दूसरी बात, हमने CO2 का नाम सुना है.
कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये तो वही है जो हम छोड़ते हैं, कभी ऊपर से कभी नीचे से। सो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें सी का मतलब क्या है, कार्बन है। अब ये जो कार्बन है, या मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका लाइफ को जिंदा रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए इसका रोल है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है एक क्या, हीट को कैप्चर करने वाली गैस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लिखूं यहाँ, ये है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? अब देखिए, ये है हमारे पास अर्थ, ये है इसका यहाँ पर एटमॉस्फेयर। सन की रेडिएशन को आना है बाहर से, उनको आना है और चले जाना है, रिफ्लेक्ट होकर वो चले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि आई और टकराकर चले गए तो ये धरती को गर्म नहीं कर पाएंगे, उसमें टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएंगे, हीट आई टकराकर वापस। अब अगर मुझे लाइफ को सस्टेन रखना है अर्थ पर, तो मुझे चाहिए यहाँ पर ठीक ठाक टेम्परेचर, और उसके लिए मुझे चाहिए कि ये जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर रुके, इसके अर्थ के एटमॉस्फेयर में रुके। उसको रोकने का काम करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस हीट को कैप्चर करती है। क्या करती है? कैप्चर करती है, और इन्वायरमेंट से बाहर नहीं उसको निकलने देती, जिसकी वजह से अर्थ पर मेंटेन रहता है एक ठीक ठाक टेम्परेचर, जो जरूरी है लाइफ के लिए। अब देखिए, अगर मान लो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, या मैं कहूँ ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, तो हमारी धरती होती बर्फ का गोला, और हम खेल रहे होते बर्फ के गोले के साथ। सिंपल बात यह है कि हम उस टाइम पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए, जो कौन प्रोवाइड करता है? ग्रीन हाउस गैसेस। अगर ये नहीं है तो दिक्कत है। अब इनकी हीट को कैप्चर करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से दिक्कत एक है, अगर थोड़ी सी भी मात्रा बढ़ी तो वो ज़्यादा हीट को क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे, वो बढ़ा देगी अर्थ का टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हीट क्या हो रही है? ज़्यादा कैप्चर हो रही है, और उसकी वजह से पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसको मैं कहूँगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। किसी भी चीज़ की एक लिमिट है कि उस तक वो अच्छा है, जब भी लिमिट एक्सीड करते हैं तो समस्याएं पैदा होंगी। तो CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हुई तो दिक्कत करेगा, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम हुई तो उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक ये है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कार्बन के रोल को जस्टिफाई करते हैं, उसको शो करते हैं। तो कार्बन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसके लिए चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ये सारा का सारा इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कार्बन क्या है, कंपाउंड्स। और देखिए, कार्बन की प्रॉपर्टी हैं जो हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे कि ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकती है, बहुत सारे कंपाउंड बना सकती है, जिसकी वजह से ये ऑल लिविंग थिंग्स में तो मिलेगी, एनिमल प्लांट इनमें तो मिलेगी ही मिलेगी। अब आप ये हमें देखिए, एक चीज़ हमने बहुत बार पढ़ी है, कोई भी चीज़ जलेगी तो CO2 उससे बनेगी, यानी कि उससे क्या बनेगी? CO2। अगर CO2 बन रही है तो ये ऑब्वियस है कि उसके अंदर क्या होगा? कार्बन होगा। तो अगर कोई चीज़ जल रही है और CO2 मिल रही है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? कार्बन कंटेंट है। अब अपने आसपास आप देख लीजिए कितनी चीज़ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं। अगर वो ऐसा कर रही हैं तो इसका मतलब उनमें भी क्या है? कार्बन है। तो हमारी लाइफ में कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे आसपास बहुत सारा कार्बन है, तो इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट स्लाइड थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, हम कार्बन की और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इलेबरेट करेंगे। तो ये यहाँ तक था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, चलिए।
अभी हमें बात करनी है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि बॉन्ड क्या है। अब देखिए, मान लो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और कोई दूसरा पर्सन मुझे वो प्रोवाइड करते, तो उसके साथ जो भी मेरा बॉन्ड होगा, यानी कि बॉन्डिंग जिसको हम कहेंगे, वो कैसी होगी? ऑब्वियस है, अच्छी होगी। अगर वो आदमी नया है तो उसके प्रति मैं स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फील करूंगा, क्योंकि उसने मेरी क्या की है? हेल्प की है। सेम केस है बिल्कुल एटम्स में। किस में? एटम्स में। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम कितने पर है? 11 पर, यानी कि 2, 8 और 1। अब इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। क्लोरीन है 17 पर, 2, 8, 7। इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को एक चाहिए। तो अगर ये इसको प्रोवाइड कर देता है, कंप्लीटली ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर अगर इसने इलेक्ट्रॉन कर दिया क्लोरीन को, तो उसके बाद क्या होगा? इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। दान देने के बाद हम कैसा फील करते हैं? पॉजिटिव। तो ये फील करेगा पॉजिटिव। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, इसके पास कर्ज है जो आज नहीं तो कल इसको लौटाना है, जो इसका नहीं है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, ऋणात्मक। अब देखिए, क्या इनके बीच में अब कुछ बॉन्डिंग बनेगी? जैसा नॉर्मल हम में या और जो एनिमल्स हैं उनमें होता है, एक दूसरे की हेल्प की तो अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो इनके बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसको मैं कहूँगा बॉन्ड। चूंकि वो बॉन्ड बना है कंप्लीट ट्रांसफर से, उसको मैं कहूँगा आयनिक बॉन्ड। तो वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर ज़रूरत ऐसी हो कि कोई उसको पूरा नहीं कर सके, अगर कोई पूरा भी उसको कर दे, तो हम ऐसी कंडीशन में नहीं हैं कि हम उसको लौटा दें। मान लो मुझे ज़रूरत है 5, 7, 10 हज़ार रुपये की, तो ठीक है, वो मैं अरेंज कर लूँगा, कोई मुझे कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देगा। अगर मुझे लाखों में, करोड़ों में ज़रूरत है तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब उस समय पर मैं ऐसा सर्च करूँगा, मान लो कि बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे ज़रूरत है 20 लाख रुपए की। कितने रुपए की? 20 लाख रुपए की। अब बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो मुझे कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दें 20 लाख रुपए, ब्याज पे ही सही, लेकिन फिर भी मिलना थोड़ा सा क्या है? दिक्कत है। अब मुझे ये 20 लाख इन्वेस्ट करने हैं किसी नए स्टार्टअप में। मेरे पास कितने हैं? मेरे पास मान लो 10 लाख हैं और मुझे 10 और चाहिए। अब मैं ऐसा आदमी सर्च करूंगा जिसकी थिंकिंग मेरे जैसी हो, जिसकी ज़रूरत मेरे जैसी हो, जो सेम टाइप ऑफ थिंग में इन्वेस्ट करना चाहता हो और जिसके पास लगभग उतने ही पैसे हों जितने मेरे पास हों। तो उसके साथ मैं मिलकर, 10 लाख मेरे पास हैं, 10 लाख उसके पास हैं, मिलकर हम वो चीज़, क्योंकि आइडिया सेम है, वो चीज़ फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी कि मुझे उस टाइम पर ज़रूरत होगी एक पार्टनर की। क्या होगी? पार्टनर की। और सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? फिर शेयर होंगी, पैसे भी शेयर होंगे, प्रॉफिट भी, लॉस भी, सारा सारा क्या होगा? शेयर होगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला इतने पैसे नहीं अरेंज कर सकता था, तो हम दोनों मिलकर वो चीज़ें आराम से कर सकते हैं सेम टाइप में। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, तो कार्बन को ज़रूरत कितने की है? 4 की। अब देखिए, इसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि इसको पूरे कितने करने हैं? इसको पूरे करने हैं 8। तो या तो ये 4 किसी से रिसीव कर ले या किसी को डोनेट कर दे, तो उसके बाद ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। अब देखिए, कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमें पता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फ़ोटो यहाँ बनाऊँ तो वो कुछ कुछ ऐसी है। बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर स्टार्टिंग में जिस टाइम पर हमारा एटम न्यूट्रल है, दोनों चार्ज रहते हैं बैलेंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं? इक्वल नंबर में होल्ड करके रखते हैं। प्रोटॉन किसको? इलेक्ट्रॉन को। यानी कि जो सेंटर का जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ेगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर बढ़ेगा तो बाहर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज़्यादा। उस नेगेटिव चार्ज को
ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने साथ नहीं रख पाएगा, उसको होल्ड करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन इतना मुश्किल कि इलेक्ट्रॉन इसमें रह ही नहीं सकते, इस एटम में एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उस तक इसकी पहुंच क्या होगी, बहुत कम होगी। अब देखिए, यानी कि अब जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन डोनेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे देनी पड़ेगी एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी दी, ठीक है, दूसरा मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, तीसरे में और ज़्यादा एनर्जी, और चौथे में और ज़्यादा एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देंगे तब जाकर वो 4 इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे, जो कि एफिशिएंट नहीं है। तो यानी कि जो कार्बन है उसके लिए बड़ा मुश्किल है कंप्लीटली रिसीव करना और कंप्लीट ट्रांसफर करना। इसलिए जो हमारा कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, उस कंडीशन में है ही नहीं कि आयनिक बॉन्ड ये बना सके। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड का। किसका, कोवलेंट बॉन्ड का। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड में होगी शेयरिंग। कैसे, अगर मैं बात करता हूं जैसे नाइट्रोजन की, किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पर हैं कितने इलेक्ट्रॉन, आखिरी सेल में हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने, 5, 1 2 3 4 5। दूसरी नाइट्रोजन है उसके पास भी कितने हैं, 5 हैं। तो अब देखिए इसको पूरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसको भी क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे शेयर। यानी कि अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास बने हैं इस पर इन दोनों का बराबर हक है। दे आर पार्टनर्स नाउ, प्रॉफिट और लॉस में इक्वल हक है। तो यहां पर 3 डोनेट आगे रख दिए, तो यहां पर कितने बचे, 2। यहां पर कितने बचे, 2। अब ये 6 इसके भी हैं, यानी कि अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन चेक करूं तो 1 2 एंड 6 कितने हुए, 8। यहां कितने हुए, 8। दोनों के ऑक्टेट क्या हैं, पूरे, दोनों का काम चल गया आराम से। 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। तो इनके बीच में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, तो मेरे पास बनता है N2। सिमिलरली बनता है हमारे पास O2। क्या बनता है, O2। ऑक्सीजन पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहीं इसको लिखूं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 कितने रखे हैं, 2 रखेगा शेयरिंग के लिए। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख मैं शेयरिंग के लिए रखूँगा कि भाई मेरे पास 10 लाख हैं, 10 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो 2 और रखेगा ये, ठीक। ये कितने रखेगा, 2। अब अगर ये दोनों एक साथ रखते हैं, इनको शेयर करते हैं, तो कितने हुए, यहाँ पर हुए 4। अब ये जो 4 हैं वो किसके हैं, दोनों के हैं। यानी कि इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो 4 एंड 4 कितने हुआ, 8। इसकी अगर मैं बात करता हूं कितने हुए, 8। क्या बना, O2। क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं H2O की, किसकी, H2O की, सिमिलर टाइप से H2 एंड O, ऑक्सीजन है। अब देखिए इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियस है 2 हाइड्रोजन। तो इसने 1 रखा, इस तरफ 1 रखा, इस तरफ 1 हाइड्रोजन ने रखा, 1 हाइड्रोजन ने रखा इसके। अब देखिए हाइड्रोजन को 8 नहीं पूरे करने हैं, उसको पूरे करने हैं 2। इसको कितने पूरे करने हैं, 2। इसको पूरे करने हैं 8। तो क्या इन सबकी जरूरतें पूरी हुई, ये बना है कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन मेनली क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। CO2 का देख सकते हैं, किसका देख सकते हैं, CO2 का देख सकते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये देखिए एक कार्बन है
और 2 क्या हैं, ऑक्सीजन हैं। तो कार्बन को रखते हैं बीच में, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने पास 2 इस तरफ रखेगा, बाकी सारे इस तरफ। इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, 2, तो ये इस तरफ रखेगा 2, बाकी सारे इस तरफ। अब कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं, तो ये 2 रखेगा इस तरफ, क्योंकि इक्वल पार्टनरशिप है। तो इसके कितने हुए, 8, इसके कितने हुए, 8, इसके कितने हुए, 8। जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, अब ये जो 4 हैं इसमें 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 कार्बन के हैं, लेकिन हिस्सा किसका है, बराबर है। चारों के 4 पर ऑक्सीजन का भी हक है, चारों के 4 पर कार्बन का भी हक है। तो यानी कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसका मतलब ये है कुल मिलाकर कि जो हमारा कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज़्यादा एनर्जी का काम है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, उनको होल्ड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कार्बन कंप्लीटली ट्रांसफ़र से बचता है। ठीक है, ये करता है शेयरिंग, और अगर शेयरिंग से बनेगा तो उनको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड वन। जो उन बॉन्ड्स से जो बने कंपाउंड वो होंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब देखिए, यानी कि उनमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसा, वो सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पढ़नी है। तो स्टार्ट क्या करते हैं, देखिए जो भी कोवलेंट कंपाउंड होंगे उनके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है जो उसको होल्ड करके रखता है, जो उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, वो बहुत ही क्या है, कमज़ोर है। इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन का क्या है, बहुत कम है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो पार्टिकल के बीच का ये फोर्स जो इनको एक दूसरे के पास रखता है, वो अगर बहुत कम है तो इनको दूर करना क्या होगा, बहुत आसान। दूर करना क्या होगा, बहुत आसान होगा। अब देखिए, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा है कि सॉलिड के पार्टिकल क्या होंगे, बहुत पास होंगे, लिक्विड के दूर होंगे, गैस के और दूर। यानी कि अगर मैं इनके बीच के पार्टिकल का स्पेस इंक्रीज करता हूं तो मैं उसकी स्टेट क्या करूंगा, चेंज करूंगा। अब देखिए, बात है यहां कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से इनको पिघलाना क्या है, बहुत आसान है। टेम्परेचर दिया, पार्टिकल दूर दूर, स्टेट चेंज। और जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड बदलता है लिक्विड में, या मैं कहूँ कि मेल्ट हो जाता है, उसको मैं कहूँगा मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर की वैल्यू है जिस पर कोई सॉलिड क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए। अट्रैक्शन बहुत कम है, मेल्ट करना क्या होगा, आसान होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत लोअर होगा, कम होगा मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड क्या करता है, बॉयल करना स्टार्ट करता है। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, आराम से एनर्जी देकर बॉयल करवा सकते हैं। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। कारण क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम है, उसकी वजह से दोनों चीज़ें कम हैं। अब अगर बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि क्या इनमें से करंट गुजर सकता है, तो आंसर है नहीं। कारण क्या है, करंट को पास करने के लिए किसी भी मेटेरियल में से करंट कब गुजरेगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी, या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हों फ्री, या उसके अंदर क्या हों, आयन्स हों। या तो इलेक्ट्रॉन चल सके या आयन्स चल सके, कुछ चलने के लिए होगा तो करंट चलेगा। तो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, क्योंकि ना तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हुई है लेकिन अपने पास रखा है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, करंट नहीं चल सकता। अब आयनिक कंपाउंड जब पानी में मिलते हैं तो वो आयन में ब्रेक होते हैं, वो आयन जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ना तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ना इनमें आयन्स हैं,
जिसकी वजह से ये करंट नहीं पास होने देते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कौन? कोवलेंट कंपाउंड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बन की ही करनी है, कार्बन की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, दो, ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा ही। तो देखिए, जो प्रॉपर्टीज कार्बन को स्पेशल बनाती हैं वो कौन कौन सी हैं? हेडिंग लिख सकते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज। ऑफ कार्बन क्या होंगी? एक तो है कैटिनेशन, अभी कैटिनेशन का मतलब क्या है समझते हैं। अब देखिए, कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन की खुद के साथ जुड़ने की जो टेंडेंसी है, जो खुद के साथ जुड़ने का इसका गुण है, वो कैटिनेशन है। और खुद के साथ ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। मतलब कार्बन कार्बन से कार्बन से कार्बन से जितना जी करे उतना लिख दो, सबका सब कार्बन बना सकता है। खुद के साथ जो इसकी जुड़ने की जो टेंडेंसी है, जो ये प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड इसके बनते हैं। हमने बहुत स्टार्टिंग में बात की थी कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। कारण इसका ये है, अगर दो कार्बन जुड़े तो एक अलग कंपाउंड होगा, तीन जुड़े तो नया, चार जुड़े तो नया, सो ऑन। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे क्या बन सकते हैं कंपाउंड। एक तो ये है कि ये लंबी चेन बना सकता है। पहली तो बात क्या है, ये चेन बना सकते हैं लंबी, और उतनी चौड़ी भी ये बना सकता है। चौड़ी का मतलब क्या है? चेन ब्रांच, चेन की क्या हो सकती हैं? ब्रांचेज हो सकती हैं, एंड सो ऑन। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पर अलग अलग क्या होंगे? कंपाउंड होंगे। दूसरी बात, चेन बना सकता है लंबी, और चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। तीसरा है रिंग भी बना सकता है। क्या बना सकता है? रिंग भी बना सकता है। आगे हम पढ़ेंगे सारा का सारा। तीन भी बना सकता है, चार भी बना सकता है। इस प्रकार से रिंग भी क्या कर सकता है? ये बना सकता है, रिंग भी बना सकता है। तो कैटिनेशन की वजह से ये लॉन्ग चेन बना सकता है, लॉन्ग ब्रांच चेन बना सकता है, और क्या? क्लोज्ड रिंग, क्लोज्ड रिंग बना सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावेलेंसी। इसका मतलब हमने पढ़ा है कि चार क्या है इसकी वैलेंसी है, यानी कि ये चार बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड? चार बॉन्ड। जो एटम सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे उनकी कंपैरिजन में कितना है? चार बना सकता है अलग अलग। अगर मान लो यही देखते हैं, अगर यहाँ HH जुड़ा है चार, तो अलग कंपाउंड है। एक बदल दो, Cl लिख दिया अलग, दो Cl लिख दिया अलग कंपाउंड। तो वैरायटी इससे बढ़ती है। क्या बढ़ती है इससे? वैरायटी। कैसे? मान लो मेरे पास है 3 नंबर, क्या है 3 नंबर 1 2 3। अगर मुझे इनको आपस में अरेंज करके एक नया नंबर बनाना है, तो इन 3 डिजिट से मेरे पास बन सकते हैं 123 नंबर बन सकता है, 213 बन सकता है, 321 बन सकता है, ऐसे बन सकते हैं। तो अगर मैं डिजिट इंक्रीज करता हूँ, यानी कि ऑप्शन से मैंने क्या दे दिया? अब ज़्यादा दे दिए, तो इनसे मैं और ज़्यादा नंबर्स बना पाऊंगा। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बॉन्ड भी 4 हैं। एक को बदला नया कंपाउंड, 2 बदल दिए अलग कंपाउंड, लंबी चेन 2 कार्बन है अलग कंपाउंड, 4 कार्बन है अलग। तो इनकी इन प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन सक्षम हैं बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो ये जो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को थोड़ा सा औरों से अलग बनाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियो है, जो स्लाइड है, उसमें हम थोड़ा सा इसको और डिटेल से करते हैं कार्बन के चैप्टर को। अब देखिए, अभी हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स पर। किस पर? हाइड्रोकार्बन्स पर। तो हाइड्रो का मतलब होता है सर हाइड्रोजन। हमें बात करनी है अब
हाइड्रोकार्बन्स पर। अब देखिए, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कैसे? हमने अभी क्या पढ़ा है कि जो कार्बन है वो खुद के साथ जुड़ सकता है, खुद के साथ वो जुड़ सकता है। अब और इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है, यानी कि 4 बॉन्ड ये बना सकता है। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन खुद के साथ जुड़ा है, 4 औरों के साथ भी क्या कर सकता है? ये जुड़ सकता है। ये एक कार्बन एक इसके साथ जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अब इससे जो बनेगा, कार्बन कितनी है यहाँ पर? 2 है। हाइड्रोजन कितनी है? 6 है। तो ये जो कंपाउंड बना है ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अभी जो इसकी नेमिंग है जो पूरी, वो जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं सारा का सारा, इसको मैं कहूँगा इथेन। क्या कहूँगा मैं इसको? इथेन। ठीक है, ये गलत ना हो। ठीक है, मिथ और इथ, मिथ और इथ, ये सारा सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, तो वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। और ये होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो होते हैं साहब सैचुरेटेड, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो डबल भी बना सकता है, और वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो वो कार्बन के कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, उनको मैं कहूँगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। और जो कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको मैं क्या कहूँगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और एक बात, वो कार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उनको हम बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं? अल्केन्स। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, क्या हो? उनको हम बोलते हैं अल्कीन्स। और जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम कहेंगे एल्काइंस। तो ये अल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस, फंक्शनल ग्रुप, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। तो बेसिकली हमने इस चैप्टर का हल्का सा आज इंट्रोडक्शन ले लिया है। सेकंड पार्ट में हम इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक वीडियो में मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो। तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा पार्ट्स में ही डिवाइड कर लें। अल्केन्स हैं, अल्किन है और अल्काइन है। अगर फॉर्मूले की इच्छा हो तो फॉर्मूला अभी लिख दे रहा हूँ, लेकिन समझ में आएगा सेकंड पार्ट में। डिटेल से उसको सेकंड पार्ट में समझेंगे। CnH2n+2, जो लास्ट एग्जाम्पल हमने अभी किया है, उसमें फॉर्मूला क्या आया था हमारा? C2H6, यानी कि जितनी कार्बन है उसका डबल करके 2 उसमें ऐड कर दो। 2 × 2 4 + 2 6, डबल करके 2 ऐड कर दो, n का डबल 2n, 2 उसमें ऐड कर दो। तो इसका बनता है फॉर्मूला ये। सिमिलरली अल्केन्स का फॉर्मूला बनता है CnH2n, और एल्काइन्स का बनता है CnH2n-2। ये इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है, याद रखने हैं। क्योंकि कई बार क्या करेगा कि स्ट्रक्चर दे दिया, वहाँ हम देख पाएंगे सेकंड बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है, वो इजी रहेगा। लेकिन सीधा फॉर्मूला दे देगा, तो उसके बेस पर हमें बताना पड़ेगा कि ये अल्कीन है, अल्काइन है, ये क्या है ये। ठीक है, तो ये हमने बेसिक यहाँ पर कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम इसको कर लेंगे कवर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।